एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 16 के बारे में, जो कि कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नाउ लेट्स लुक इनटू दिस। आर्टिकल 16 क्लॉज 1, इट सेज दैट देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट्स। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, द आर्टिकल 16 इज़ ओनली एप्लीकेबल अपॉन सिटीजन्स। Okay, it is only applicable upon citizens, not applicable upon नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। ओके, सो द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विल बी रेज्ड इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट फॉर दी ऑफिस दैट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट। यानी सरकारी नौकरियों में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सरकारी नौकरी में, ठीक है। इसमें 16 क्लॉज 1 में ये दिया गया। नाउ एज वी रीड फर्दर, इट ओनली गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन गवर्नमेंट जॉब्स कमिंग अंडर द स्टेट सच एज UPSC, SSC, सरकारी नौकरी जो भी उन पे आएगा ये हमारा। अब कौन हमारा स्टेट के अंदर आता है वो हमारे आर्टिकल 12 में बता दिया गया, जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि आर्टिकल 12 में क्या क्या आएगा। तो जो स्टेट की डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 की वहाँ पे मेंशन की गई है। नाउ एज आर्टिकल 16 क्लॉज 1 इज़ द फेसिट ऑफ द आर्टिकल 14। यानी आर्टिकल 14 जो है वो एक जेनस है और आर्टिकल 16 क्लॉज 1 वो एक स्पीसीज़ है, क्योंकि जितनी पावर्स आ रही है वो हमारी इक्वालिटी की वो आर्टिकल 14 से ही आ रही हैं, और ये आर्टिकल 14 के ऊपर ही वर्क करता है आर्टिकल 16। एज इट सेज दैट देयर कैन बी क्लासिफिकेशन। यहाँ पे भी हम क्लासीफाई करेंगे और क्लासीफाई करने के बाद हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन रीजनेबली है तो हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे यहाँ पे। हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं 16 क्लॉज 2। यहाँ पे नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। फिर से यहाँ पे स्टेट की बात आ गई कि कोई भी सरकारी ऑफिस है, कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उस पर हमें इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। हमें याद रखना होगा इसमें आर्टिकल 15 में जो हमें ग्राउंड्स मेंशन की गई थी, डेट वर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम, सिर्फ यही थी। लेकिन आर्टिकल 16 में हमारी 2 एक्स्ट्रा हैं। आर्टिकल 16 में जो हमारी एक्स्ट्रा है उनके साथ साथ वो है डिसेंट एंड द नेक्स्ट वन इज़ रेजिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन सब पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ओके, नो सिटीजन। सो दिस इज़ दी ऑब्लिगेशन अपॉन द सिटीजन। कोई भी सिटीजन नहीं करेगा। 16 क्लॉज 1 में जो हमारी ऑब्लिगेशन थी डेट वॉज अपॉन द स्टेट। क्लॉज 1 में हमारी जो ऑब्लिगेशन थी डेट वॉज अपॉन द स्टेट, ओके। और यहाँ पे हमारी 16 क्लॉज 2 पे ऑब्लिगेशन इज अपॉन द सिटीजन। कोई भी सिटीजन हमारा नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता वो। नो आर्टिकल 14 इज द जेनस एंड आर्टिकल 16 इज द स्पीसीज। जैसे मैंने आपको बताया था 14 जो है वो जेनस है और 16 जो है स्पीसीज है। अकॉर्डिंगली इक्वालिटी इन आर्टिकल 16 मीन्स इक्वालिटी एज बिटवीन दी सेम क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेम क्लास में इक्वालिटी होनी चाहिए, नॉट इक्वालिटी बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेपरेट और इंडिपेंडेंट क्लास। जो इंडिपेंडेंट क्लास का है या जो अनइक्वल है उसमें हम इक्वालिटी नहीं ढूंढ सकते। इक्वालिटी हम उसमें ही ढूंढेंगे जो सेम क्लास का है। नाउ एज वी सी दिस आर्टिकल 16 क्लॉज 2, देयर इज अ थिंग हेयर रिटन हेयर दैट इज ओनली। इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब ये है कि हम जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द ग्राउंड ऑफ 16 और ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम, इस पे हुई है तो दैट विल फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2। लेकिन इसके अलावा किसी ग्राउंड पे हुई है देन दैट विल फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये ओनली का वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब ये है कि यही सब जो है यही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। जब इन ग्राउंड्स पे हमारी डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 2 एप्लीकेबल होगा, नहीं तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो वाइड सेंस में है। वाइड सेंस में उसमें बताएगा कि स्टेट को या कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। जैसे हम उसकी डेफिनेशन देखें तो देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। तो एक वाइडर सेंस में दिया गया है, इसलिए उन चीज़ों को हम आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में डाल देंगे।
Now comes Article 16 Clause 3. Now Article 16 Clause 3 is an exception to the Article 16 Clause 1 and 16 Clause 2. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 16 Clause 3 इट इज़ एन एक्सेप्शन टू ओनली आर्टिकल 16 Clause 1 एंड 16 Clause 2. इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. ओके, ये इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के वो नहीं है, ये सिर्फ 16 Clause 1 16 Clause 2 के उसका एक्सेप्शन है. नाउ आर्टिकल 16 Clause 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट में मेक लॉ टू प्रिस्क्राइब अ रिक्वायरमेंट एज टू द रेजिडेंस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ द अपॉइंटमेंट और पोस्ट. क्या कहता है आगे ये? इसका कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है वो कोई ऐसा लॉ बना सकता है जिसमें कि हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस जो है एज ए रेजिडेंस फॉर सर्टन पोस्ट या सर्टन एम्प्लॉयमेंट के लिए वो हमारा ज़रूरी कर सकता है रेजिडेंस को. तो ये हमारी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानी जाएगी. अब आप कहेंगे 16 Clause 2 में लिखा गया था कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे रेजिडेंस में, लेकिन 16 Clause 3 में बोला गया कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना के रेजिडेंस को हमारा एक पॉइंट बना सकता है डिस्क्रिमिनेट करने का. तो ये वैलिड है. वैलिड कैसे है ये? 16 Clause 2 विच बैन्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस only in respect of the offices or employment under the state can be qualified as regard residence and residence qualification. ठीक है, 16 Clause 3 में रेजिडेंस और रेजिडेंस क्वालिफिकेशन जो है हम क्वालिफाई कर सकते हैं. कब कर सकते हैं? जब हमारे पास सर्टन ग्राउंड्स हैं दैट आर गुड रीजनेबल ग्राउंड्स हैं तो हम कर सकते हैं. जैसे मैंने वो पहले बताया था, हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ओनली अपॉन दी रीजनेबल क्लासिफिकेशन हमारी हो सकती है. अगर वो रीजनेबल है तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो वही उसी के हिसाब से उसी को बेसिस लेते हुए आर्टिकल 14 को रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस हम किन्हीं सब्जेक्ट्स पे किन्हीं नौकरियों पे किन्हीं पोस्ट पे कर सकते हैं जो कि पार्लियामेंट को लगता है. दिस इज़ नॉट द काम ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट. दिस इज एक्सक्लूसिवली गिवन टू द पावर इज गिवन टू द पार्लियामेंट, नॉट द लेजिस्लेचर. नाउ 16 Clause 4. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of the appointment or post in the favor of the backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state. अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया? यहाँ पे ये लिखा गया कि हम रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं किसके फेवर में? बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन के लिए, जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है. यहाँ पे जो स्टेट है डेट डोनेट्स दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं इसमें. ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, कोई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल उन पे मैंडेट नहीं बनाया गया. ये एक तरह की डिस्क्रिशनरी पावर है. बैकवर्ड क्लास अंडर 16 Clause और 16 Clause 4 एंड आर्टिकल 15 Clause 4 इज सेम, कुछ अलग नहीं है इसमें. रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लास बट नॉट विद रिगार्ड टू दोज नॉट रिगार्डेड इज बैकवर्ड. अब ये सिर्फ बैकवर्ड क्लास के लिए ही है यहाँ पे. अब जो बैकवर्ड नहीं कंसिडर किए गए उनके लिए नहीं आएगा. ये जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है. ये जो क्लोज है ये सिर्फ हमारा बैकवर्ड क्लासेस के लिए. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि बैकवर्ड क्लास जो है इज़ नॉट द सिनोनिम ऑफ द बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी. ठीक है, ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक केस में बोला था. नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो हेल्ड इन मोहन कुमार सिंघानिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. ये कहा गया था कि आर्टिकल 16 Clause 4 इज़ एन एनलेबलिंग प्रोविजन है कन्फरिंग अ डिस्क्रिशनरी पावर. जैसे मैंने आपको पहले बताया ये उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा. अगर उनको ठीक लग रहा है कि हाँ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड तो वो कर सकते हैं, वैसे नहीं करेंगे वो. द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी गारंटेड अंडर आर्टिकल 16 Clause 1 इज टू ईच सिटीजन ऑफ द कंट्री. लेकिन यहाँ पे 16 का 4 में क्या है? सिर्फ एक स्पेशल क्लास को दी गई है जो क्लास हमारी कौन सी है? बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन्स. ठीक है, 16 Clause 1 जैसे मैंने वो पहले बताया था बहुत वाइड है. नाउ दिस क्लॉज एम्फसाइज्ड ऑन द बैकवर्ड क्लास एंड और जो बैकवर्ड क्लास है डेट इज़ नॉट द सिनोनिम ऑफ द बैकवर्ड कास्ट और कम्युनिटी. ये हमें समझना पड़ेगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. और ये भी हमारा एम्प्लॉयमेंट के इंसिडेंटल भी जो होता है, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के कोई भी हमारे मैटर्स है डेट इज़ इंसिडेंटल और रिलेटेड टू दी इट, ये सारे वो कवर करेगा इसमें. आर्टिकल 16 Clause 4 नाइदर कन्फर्स अ राइट टू एनीवन टू क्लेम नॉर इम्पोज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑन द गवर्नमेंट टू मेक एनी रिजर्वेशन फॉर एनी पब्लिक सर्विसेज. ये बात समझ गए आप? ये एक सिर्फ एनलेबलिंग प्रोविजन है जो एक डिस्क्रिशनरी पावर दे रही है स्टेट को कि वो रिजर्व करे जो भी पोस्ट है इन फेवर ऑफ दी
backward class of the people. Okay, now next slide. Now cases related to the article 16 clause 4, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये. पहला आ गया हमारा मैसूर, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. इसमें जो हमारी 68 या 63% की स्टेट गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दी थी, एक लॉ बनाया था कि हम 68 या 63% बैकवर्ड क्लास को हम रिजर्वेशन देंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट सेट द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट Now, Supreme Court set the constitutional limit on the extent of preference. Court tried adjusting interest of the weaker section of the society with the interest of the community. कोर्ट ने बोला कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन है उसको हम एडजस्ट करेंगे किसके साथ? इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी के साथ, ताकि जो कम्युनिटी एज होल है उनको भी दिक्कत ना हो और जिनका इंटरेस्ट है वो भी ख़राब ना हो. तो सुप्रीम कोर्ट ने 68% की जो रिजर्वेशन थी उसको घटा के कितना बोल दिया? 50% कर दिया. 50% या 50% से कम कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं कर सकते हो. और ये 50%, हाउ मच लेस देन 50% वुड डिपेंड अपॉन दी रेलिवेंट प्रिवेलिंग सिचुएशन इन ईच केस. हर केस के हिसाब से वो देखेंगे, लेकिन 50% से हम एक्सीड नहीं कर पाएंगे, ये बोला कोर्ट ने. किस केस में? बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में. उसके बाद केस आया टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें हमारा वैलिडिटी ऑफ कैरी फॉरवर्ड रूल जो था उसको चैलेंज किया गया था. द कोर्ट हेल्ड दैट फॉलोइंग बालाजी द रिजर्व वैकेंसी इन 1 year हैज़ बीन रेज्ड टू 50% बिकॉज दे वर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल because of the carry forward clause. While Balaji agreed on the number of reservation in the educational institution, it made certain observation concerning the need for valid and permissible limit of the reservation, equating both 15 clause 4 16 clause 4. तो इसमें ये बोला गया कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वो हमारा नहीं होना चाहिए. इसमें ये बोला गया कोर्ट ने, कोर्ट सेड दैट declared that 50% reservation of the post in the single year would be unconstitutional as it per se destroyed the Article 16 Clause 1. कोर्ट ने ये बोला. इसमें 4-1 की मेजोरिटी हुई थी. The court held that 16 Clause 4 was a proviso or exception to the Article 16 Clause 1. It should not be interpreted as to nullify or destroy the main provision, as otherwise it would affect render the गारंटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 होली इल्यूजनरी और मीनिंगलेस बना देगा. कोर्ट ने बोला कि अगर ये जो एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 क्लॉज 4, जैसे हमारा एक्सेप्शन है फॉर आर्टिकल 16 क्लॉज 1, इसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि ये इसका जो मेन एम्बिट है उसको डिस्ट्रॉय कर दे. नहीं तो ये जो 16 क्लॉज 1 है इट विल बी मेयरली इल्यूजनरी और मीनिंगलेस हो जाएगा 16 क्लॉज 1. The court emphasizes that each year of the recruitment has to be considered by itself, and the reservation for the backward community should not be excessive as to create monopoly or to disturb unduly the legitimate claims of other community. ठीक है, तो वही कोर्ट ने बोला कि हमें पूरी कम्युनिटी एज अ होल को देखना और सबका इंटरेस्ट लेके चलना है. तो इसलिए कैरी फॉरवर्ड रूल को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था देवदासन में. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस वॉज द इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इस केस में क्या कहा गया? नाउ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट केस है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का. सबसे इंपॉर्टेंट केस यही माना गया है. ये केस हमारा डिपेंडेंट केस पे था. किसके बाद आया था ये? मंडल कमीशन के बाद. अब मंडल कमीशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. मंडल कमीशन जो थी, एक कमीशन बनाई गई थी पार्लियामेंट से इन 1980 से 1990 तक. ठीक है, ये कमीशन बनाई गई थी. इन 1990 दी वीपी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड मंडल कमीशन, जो कि मंडल कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि हमें 27% जो था वो कोटा जो था वो ओबीसी को देना है. ठीक है, उन्होंने 27% कोटा जो था वो ओबीसी को दे दिया. सेवरल स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों ने आक्रोश पैदा किया, कुछ बच्चे मर भी गए. इसके बाद इन 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, जिन्होंने रिकमेंड किया कि 10% एडिशनल कोटा फॉर द पुअर ऑफ दोज हु हैव नो रिजर्वेशन बेनिफिट. जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है लेकिन गरीब हैं, उनको उन्होंने 10% कोटा और दे दिया. अब इंदिरा साहनी की जो जजमेंट थी दैट वाज गिवन बाय 9 जजेस. ठीक है, जजमेंट किसे डिलीवर की गई थी? बीपी जीवन रेड्डी, जो कि हमारे उस टाइम के सीजे थे.
ठीक है, अब इसमें जजमेंट में क्या था, जजमेंट में कोर्ट ने कहा द कोर्ट हेल्ड दैट 27 रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, 27 रिजर्वेशन जो थी ओबीसी को, उसको मान लिया गया। कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि जनरल कैटेगरी को जो तुम 10% गरीबी के हिसाब से दे रहे हो रिजर्वेशन, उसको नहीं माना जाएगा। उसके बाद क्रीमी लेयर जो थी ओबीसी के अंदर, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। उसके बाद कोर्ट ने बोला नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये भी मना कर दिया गया। उसके बाद कोर्ट ने बोला 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ने इसमें एक परमानेंट बॉडी बना दी जो कि एग्जामिन करेगी बैकवर्ड क्लास को, ठीक है। अब इसके बाद हमारी बैकवर्ड क्लास को एक जो कमीशन बनाने के लिए बोला था वो कौन सी बनी हमारी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है। ये हमारी कमीशन बनी। इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, इनके फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे RN प्रसाद। ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तभी आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कब बनी थी, 1993 में, ठीक है। ये सब कुछ था। इनका काम क्या था, टू कंसीडर इंक्लूजन इन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लास फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन इन द जॉब। तो इनका काम ये था कि रिजर्वेशन को देखने वगैरह के लिए तो ये करते थे। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, अभी आपने क्रीमी लेयर जैसे सुना। अब क्रीमी लेयर जो था, दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय, किसने ये टर्म कॉइन की थी क्रीमी लेयर की, वो थे हमारे जस्टिस VK कृष्णा अय्यर, ठीक है। इन्होंने ये क्रीमी लेयर की ये की थी। किस केस में, वो केस कौन सा था, केस था NM थॉमस केस था, उसमें क्रीमी लेयर को डिफाइन किया गया था, डिफाइन नहीं किया गया था, ये टर्म यूज़ की गई थी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक कमेटी बनी जिसको हम कहते हैं रामनंदन कमेटी, ओके। रामनंदन कमेटी बनी थी जिसको ये टास्क दिया गया था कि तुम आइडेंटिफाई करो कि ओबीसी में क्रीमी लेयर कौन सी है। इसका क्राइटेरिया क्या था, इसका क्राइटेरिया ये था क्रीमी लेयर का कि जिसके पास भी गवर्नमेंट ओबीसी में, जिसके पास भी गवर्नमेंट जॉब है ओबीसी में या प्रोफेशनल वर्क है, या जिसकी एनुअल इनकम जो है वो 6 लाख तक का है, ठीक है, या जिसका एक पेरेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, यानी क्लास 1 ऑफिसर है वो गवर्नमेंट जॉब में, या बोथ पेरेंट्स क्लास 2 ऑफिसर है। अब इन सब कैटेगरी में क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे अब इंदिरा साहनी था, जैसे इंदिरा साहनी केस में क्या बोला गया था कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, मैंने जैसे भी आपको बताया था, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अब इसको नलीफाई करने के लिए हमारी अमेंडमेंट आती है, अमेंडमेंट नंबर 77, जिससे कि हमारा 16 क्लोज 4 जुड़ गया, ये जुड़ गया। इसमें हमारा रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन आ गया, 16 का 4 आ गया। नाउ देयर कैन बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑल्सो, लेकिन वो 50% से एक्सीड नहीं करेगी, ये बात अभी भी है, ठीक है। अब जो दूसरी हमारी आई अमेंडमेंट जो आया वो आया 16 क्लॉज 4 क्लॉज बी, सब क्लॉज बी। इसमें क्या था, ये हमारी 81st अमेंडमेंट थी, ठीक है, याद रखना है। क्लॉज बी वाली 81st थी, क्लॉज 4 सब क्लॉज ए वाली हमारी 77 थी, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारी 2 हमारी अमेंडमेंट्स थी। अब हमारी 81st अमेंडमेंट ने क्या किया, 81st अमेंडमेंट ने ये बोला कि देयर कैन बी रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%, ये हमारी इसने बोला 81st अमेंडमेंट ने, ठीक है। अब जैसे देवदासन केस में हमारा कैरी फॉरवर्ड रूल था, जो मैंने बताया आपको कि वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने इसकी भी एक अमेंडमेंट कर दी जिसे कहते हैं हम 82nd अमेंडमेंट, ताकि हम जो केस की जजमेंट पास हुई थी उसको नलीफाई कर पाए। तो अब कैरी फॉरवर्ड रूल भी वैलिड है बाय 82nd अमेंडमेंट, ठीक है। अभी 82nd अमेंडमेंट में कहाँ देखने को मिलेगी, आर्टिकल 335, ठीक है, उसमें हमें आर्टिकल 335 में ये अमेंडमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। अगला देखते हैं अब आर्टिकल 16 क्लॉज 5। इसमें क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट the incumbent of the office in connection with the affairs of the religious denomination, institution or any member of the government governing body therefore shall be the person professing a particular religion belonging to a particular denomination। इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा किसी भी चीज़ में अप्लाई नहीं करेगा जो कि हमारा रिलीजियस
या किसी भी डेमोनेशनल इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई करता है। इसका मतलब मोटा मोटा यही है। इतना इंपॉर्टेंट क्लॉज नहीं है ये वाला। जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये वाला है जो अब ऐड हुआ है, दैट इज़ बाय 103 अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या बोला गया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको हम 10% रिजर्वेशन देंगे, चाहे वो जनरल के हो चाहे वो कहीं के भी हो, ठीक है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट दी स्टेट यहाँ पे बनाएगा फ्रॉम मेकिंग दी पार्लियामेंट नहीं स्टेट, ठीक है, फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ और पोस्ट इन द फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन अदर देन दी क्लास मेंशन इन दी क्लॉज 4, ठीक है। क्लॉज 4 के अलावा जो भी हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको हम 10% रिजर्वेशन देंगे और 10% से एक्सीड नहीं कर सकती है, ठीक है। ये इसमें दिया गया है। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 वॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट आर्टिकल 16 क्लॉज 6 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें हमारी कौन कौन सी अमेंडमेंट है, आर्टिकल 16 में हमारी बहुत अमेंडमेंट्स हैं। पहली अमेंडमेंट हमारी 77th अमेंडमेंट है, दैट इज़ 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए। द अदर वन इज़ 81st अमेंडमेंट, दैट इज़ 16 क्लॉज 4 क्लॉज बी सब क्लॉज बी। और एक नई अमेंडमेंट जो आई है वो है हमारी 16 क्लॉज 6 जिसमें कि हमारा 103rd अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ये सो दैट्स फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, thanks for watching our video and do like and subscribe our channel. Thank you.